नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए विद अपडेटेड न्यूज और इवेंट्स। और सबसे पहले आपको इस वक्त दिखाएंगे अभी की हेडलाइंस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आर पार। केजरीवाल पर कांग्रेस नेता अजय माकन के बयान पर आप नाराज। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की रखी मांग, बीजेपी ने ली चुटकी। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए सबवेंशन स्कीम को 5 साल तक बढ़ाने की मांग। ग्लोबल मार्केट्स में ब्रांड इंडिया को मजबूती के लिए अलग से मिले फंड। ट्रेड और सर्विसेज सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ वित्त मंत्री की मुलाकात। दिसंबर सीरीज एक्सपायरी पर बाजार फ्लैट हुआ बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधरे। ऑटो, फार्मा, पीएससी इंडेक्स बढ़त पर बंद। सलमान रुश्दी की किताब पर फिर विवाद। 36 साल के प्रतिबंध के बाद सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस की बिक्री भारत में फिर शुरू। मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार से किताब पर दोबारा बैन लगाने की रखी मांग। मेलबर्न टेस्ट में विराट कोहली पर मैच रेफरी का एक्शन। मैच फीस का लगेगा 20% जुर्माना। कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कॉन्सेंस को मारी थी टक्कर। पहले दिन का खेल खत्म। तो ढेर सारी खबरें आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। दिल्ली चुनाव में फ्रीबीज और कैश बांटने को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ गया है। महिलाओं को 1000 रुपए और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं की हवा दिल्ली सरकार के ही कुछ अफसरों ने निकाल दी है। महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बाकायदा नोटिस निकालकर दिल्ली के लोगों को आगाह किया है कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि ऐसी योजनाओं के नाम पर कोई फॉर्म ना भरे और ना ही किसी को जानकारी दें। ये नोटिफिकेशन सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सीएम आतिशी ने कहा है कि बीजेपी के दबाव में कुछ अफसरों ने यह नोटिस छपवाया है और ऐसे अफसरों पर सरकार एक्शन लेगी। पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। अभी प्रवेश वर्मा जी के घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा है। ईडी अभी जाके रेड करे, सीबीआई अभी जाके रेड करे, दिल्ली पुलिस अभी जाके रेड करे। इधर महिला सम्मान और संजीवनी योजना को फर्जी बताने वाले नोटिस को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। युवा कांग्रेस ने बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अरविंद केजरीवाल पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। इससे पहले कल अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल का नाम दिया था और आप पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए थे। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ 60 गांठ का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली सरकार में जब प्रतिमाह 1000 रुपए देने जैसी कोई योजना है ही नहीं, तो केजरीवाल ने कैसे कह दिया कि वो योजना को कैबिनेट से पास करा चुके हैं। यह दिल्ली की जनता के साथ सरासर धोखा है। तो कल जो एक इश्तहार दिल्ली सरकार ने निकाला कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना करके कोई स्कीम नहीं है, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि 1000 रुपए की जो बात आम आदमी पार्टी कर रही है वो सर्वथा झूठ है। इसमें कोई बेसिस नहीं है। अब सरकार अपने स्कीम के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल दे कि उसी के अंदर काम करने वाले अधिकारियों को इसका स्पष्टीकरण करना पड़े, तो ये तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा कोई फ्रॉड रहा नहीं है। और ये मैं चाहता हूं दिल्ली का हर व्यक्ति इस बात को सुने। इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों को फंड कर रही है। आतिशी ने इंडिया गठबंधन में आपको शामिल रखने पर भी सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं।
इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र और बीजेपी के नेता परवेश वर्मा पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा है, लेकिन परवेश वर्मा का कहना है कि ये पैसे उनकी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान ने बांटे हैं और वो इसी तरह जरूरतमंद महिलाओं की मदद करते आए हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली में परवेश वर्मा महिलाओं को 1000 रुपए नगद बांट रहे हैं। स्लम की महिलाओं को परवेश वर्मा अपने आवास पर पैसे बांट रहे हैं और वोटर आईडी डिटेल्स भी ले रहे हैं। बाद में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में महिलाओं को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी परवेश वर्मा को सीएम कैंडिडेट बनाने वाली है। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा, मैं वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं कि 1000 रुपए देके गए हैं ये लोग। इधर परवेश वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान उनके पिता साहिब सिंह वर्मा के जमाने की संस्था है जो इसी तरह महिलाओं की मदद करती है। परवेश ने केजरीवाल पर तंज करते हुए कहा कि मैं कम से कम शराब तो नहीं बांट रहा। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जब दिल्ली में कोविड था, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, एक बॉटल के बदले में एक बॉटल फ्री दे रहे थे। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। तो आज आवाज अड्डा में भी बात होगी दिल्ली की। आम आदमी पार्टी पर क्यों आक्रामक हो गई है कांग्रेस? क्या दिल्ली चुनाव इंडिया गठबंधन में आखिरी कील साबित होगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। आज शाम 7:57 पर दिल्ली में दो हाथ, कौन किसके साथ? कांग्रेस महाधिवेशन में बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के अधिवेशन में लगाए एक पोस्टर पर भारत का गलत नक्शा लगा है, जिसमें से पीओके और अक्साई चीन गायब है। इसे लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि पार्टी ने कई बार भारत के नक्शे से पीओके और अक्साई चीन को हटाया है। दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। 2023-24 में बीजेपी ने 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदों से 2244 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये इसके पहले साल बीजेपी को मिले डोनेशन से 3 गुना से भी ज्यादा रकम है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 288 करोड़ 90 लाख रुपए मिले हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 230 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि इसी ट्रस्ट से कांग्रेस को 156 करोड़ रुपए मिले हैं। इस ट्रस्ट के बड़े दानकर्ताओं में मेघा इंजीनियरिंग, सीरम इंस्टीट्यूट, भारती एयरटेल और आर्सेलरमित्तल ग्रुप शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस के इस चंदे में इलेक्टोरल बॉन्ड शामिल नहीं है। इनकी डिटेल्स पार्टियों की एनुअल रिपोर्ट में सामने आएगी, लेकिन कुछ पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदों की घोषणा भी कर दी है। इसमें बीआरएस को 495 करोड़, डीएमके को 60 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 121 करोड़ और जेएमएम को 11.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। मशहूर उपन्यासकार सलमान रुश्दी की फेमस और कंट्रोवर्शियल बुक द सैटेनिक वर्सेस पर भारत में प्रतिबंध हट गया है। लगभग 36 साल बाद इस बैन को हटाया गया है। कुछ जगहों पर यह किताब अब बिक रही है। दरअसल मुस्लिमों के भारी विरोध के बाद राजीव गांधी की सरकार ने साल 1988 में किताब पर पाबंदी लगा दी थी। आरोप है कि किताब इस्लामी विचारों का मजाक उड़ाती है। सलमान रुश्दी के खिलाफ विवाद इतना बड़ा था कि ईरान के नेता रूहुल्लाह खुमैनी ने मुसलमानों से रुश्दी और उनके प्रकाशकों को मारने के लिए फतवा तक जारी करवा दिया था। रुश्दी ने मौत के डर से लगभग 10 साल का वक्त ब्रिटेन और अमेरिका में छिपकर बिताया था। इन खबरों के बाद अब रुख करेंगे बाजार का। दिसंबर सीरीज एक्सपायरी पर बाजार फ्लैट बंद हुए हैं। सेंसेक्स बिना बदलाव के साथ 78,472 पर, तो निफ्टी 23 पॉइंट चढ़कर 23,750 पर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधरकर बंद हुए हैं। डिटेल्स के साथ कंचन नौटियाल। तो कंचन, बाजार अमूमन कल कई स्तरों पर आज क्लोजिंग देते हुए, लेकिन अगर हम स्टॉक्स पर्टिकुलर बात करें तो कहां मजबूती रही और कहां कमजोरी?
तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो कहीं ना कहीं हमें चौपी साइड पे देखने को मिला। अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। सबसे पहले निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो अडानी पोर्ट्स करीबन 5.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट महिंद्रा 2% की बढ़त की यहाँ पे देखने को मिली है। एसबीआई लाइफ 2% और मारुति सुजुकी में भी करीबन 0.25% का अपसाइड मोमेंटम देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक की सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के। टाइटन में 1% की गिरावट, एशियन पेंट्स 1%, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीबन 1% और साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर भी लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप एक्शन की तरफ नजर डाली जाए, गेनिंग स्ट्रीक में सीजी पावर 4.25%, मैसगॉन में करीबन 2.25%, आईआरबी इंफ्रा 2.5% और वोल्टास भी करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखते हैं, पेज इंडस्ट्री का नाम आता है सबसे पहले। 3.5% की गिरावट, बंधन बैंक में 3%, टोरेंट पावर में 2.5% और एसबीआई कार्ड भी करीबन 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। साल 2024 बाजार के लिए रोलर कोस्टर राइड जैसा था। पहला हाफ फील गुड फैक्टर से भरा था तो दूसरा हाफ फियर फैक्टर से। एफआईआईस कुछ ऐसे रूठे कि पूरा साल वो नहीं माने। एफआईआईस की बेरुखी की सबसे ज्यादा मार पड़ी दिग्गज कंपनियों पर। 2024 में पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वो इस साल हुआ। कई रिकॉर्ड्स बने और कई टूटे। निफ्टी के धुरंधरों में किसका दम दिखा और किसका दम निकला, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हुरमाज फटाकिया। तो हुरमाज, 2024 कैसा साल माने इसे और किस किस शेयर ने क्या क्या कमाल किया और कहां पे निराशा मिली? निफ्टी के लिए तो ये साल अच्छा रहा, मगर काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे भी रिटर्न्स दिए, बुरे खराब रिटर्न्स भी दिए हैं। रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कि 2014 के बाद पहली बार स्टॉक नेगेटिव रिटर्न्स दे सकता है और पिछले 9 सालों से पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं। इस साल लगभग 5.5% की गिरावट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने मिली है, मगर बाजार का व्यू अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि 33 एनालिस्ट ऐसे हैं जो अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। 1300 से लेकर 1950 तक के टारगेट्स हमें रिलायंस में देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं दूसरे दिग्गज की, एचडीएफसी बैंक इस साल भले रिकॉर्ड हाई बनाया हो, 2013 के बाद भी लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा हो, मगर पिछले 4 सालों में 3 साल ऐसे हैं जिसमें उसने सिंगल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। 2022 में तो 10% है, मगर बाकी के सिंगल डिजिट रिटर्न्स रहे हैं। बाजार में अभी भी कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं जो एचडीएफसी बैंक पर बिकवाली की राय रखता हो। 1500 से लेकर 2500 तक के टारगेट्स एचडीएफसी बैंक के लिए आ रहे हैं। एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसने निराश किया था और एशियन पेंट्स उसमें से टॉप अंडर परफॉर्मर रहा है और रिटर्न्स के लिहाज से सबसे खराब साल एशियन पेंट्स का रहा है। अब ये वो साल है जो 2010 के बाद उसमें एशियन पेंट्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और बाजार में अब ज्यादातर एनालिस्ट एशियन पेंट्स पर बिकवाली की राय रख रहे हैं। 2000 से लेकर 3700 तक के टारगेट्स वहां देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं दूसरी एफएमसीजी कंपनी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि 2004 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। 12% की गिरावट हमें इस साल देखने मिली है और ये वो साल है जहां पर एचयूएल ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हो। बाजार का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव है हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर। 2000 से लेकर 3500 के टारगेट्स वहां देखने मिल रहे हैं। और एफएमसीजी की इस कड़ी को हम पूरा करते हैं नेस्ले के साथ, जो कि 2002 के बाद का सबसे खराब साल रहा है नेस्ले के लिए। लगभग 20% की गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने मिली है और बाजार में अभी भी ज्यादातर एनालिस्ट ऐसे हैं जो खरीदारी और होल्ड करने की सलाह रखते हो नेस्ले पर। 2000 से लेकर 2800 या 2900 तक के टारगेट्स हमें नेस्ले में देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं कुछ निफ्टी के विनर्स की और इसमें सबसे पहला नाम ट्रेंड का आता है और 2024 में निफ्टी का सबसे बेहतरीन स्टॉक रहा है ये, और टाटा ग्रुप का भी सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। पिछले साल स्टॉक डबल हुआ था, इस साल भी स्टॉक डबल हुआ है और बाजार की राय अभी भी कंस्ट्रक्टिव बनी हुई है ट्रेंड पर। और आखिरी नाम जो इसमें है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 2009 के बाद का सबसे बेहतरीन साल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए और ये भी निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है। 2009 में यह स्टॉक लगभग 300% ऊपर गया था, इस साल 70% ऊपर गया है। बाजार का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है इस आउट परफॉर्मेंस के बाद भी। 2700 से 3700 तक के टारगेट्स यहां देखने मिल रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थे निफ्टी के। कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, मगर एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसने निराश किया है। थैंक यू हारमोज, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग अपडेट था 2024 को लेकर। इधर बजट से पहले बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ट्रेड और सर्विसेज सेक्टर्स के साथ बैठक की है। क्या रही सेक्टर्स की बजट से मांग, जानने के लिए इंडस्ट्री दिग्गजों से बात की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। The global capability centers, GCCs as we call, they are going through some issues around safe harbor as well as on the transfer pricing. So that's one of the asks to make sure that it is implemented well. It has already been announced in the last budget, but I think we need to make sure that we are implementing with the right set of thresholds, right set of rates that we want to implement within the safe harbor rules.
as well as making the APAs, advanced pricing agreements, a little bit more easy. That's one. Second area is, our startups, especially the deep tech startup ecosystem. We believe that it requires patient capital, and then we have requested the government to help with the patient capital. कि सर्विसेज सेक्टर जैसे काफ़ी कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में, एम्प्लॉयमेंट में, तो और क्या हो सकता है, इनको किस तरह के से कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले, मिनिस्टर फाइनेंस, मिनिस्टर कॉमर्स से कैसे सपोर्ट मिले ताकि सर्विसेज सेक्टर और भी आगे बढ़े और भी लोगों को एम्प्लॉय कर सके। थोड़ी बहुत गिरावट होती है, सीजनल गिरावट भी होती है, लेकिन जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर है सर्विसेज में, वो उसका बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जो हेल्थ केयर में, वो ITS उसमें भी, तो ये सारे सेक्टर्स हैं, तो फिर भी ग्रो कर रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो देयर इज अ ग्रोथ। उन्होंने अभी सेफ हार्बर रूल्स भी उन्होंने क्लैरिफाई अभी रिसेंटली किया हुआ है, और उसके लिए कुछ FAQs हमारी क्वेरीज है, उसके लिए उनको स्पीड अप करने के लिए बोले। दूसरा, जो गोल्ड ड्यूटी, जितना उन्होंने गोल्ड और प्रेशियस मेटल में जो ड्यूटी का स्लैश किया हुआ है, विच इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। इससे हमारे क्षेत्र में लॉट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ज्वेलरी स्टोर्स ज्यादा खुल रहे हैं। मोर देन 3000 स्टोर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओपन अप इन नेक्स्ट 2-3 साल में, जिससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। और हमने जैसे गोल्ड का दाम इतना ऊपर है, तो आज इसी तरह प्लेटिनम की भी डिमांड बहुत अच्छी खासी है। तो मैडम को हमने रिक्वेस्ट किया है कि प्लेटिनम में भी ड्यूटी ड्रॉबैक जैसे अदर प्रेशियस मेटल्स के जैसा है, तो प्लेटिनम में भी ये ध्यान दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जो 31 तारीख को इंटरेस्ट सब्वेंशन खत्म कर रहे हैं, इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करा जाए। और दूसरा हमने ये कहा, क्योंकि अब जो ट्रम्प के आने से US में चेंजेस आएंगे, वो चाइना पे ड्यूटी लगाने की सोच रहे हैं। हम कुछ पहले ही तैयारी करनी चाहते हैं। हमने सरकार से ये कहा है कि 300-400 करोड़ का बजट हमें दिया जाए, ताकि हम अपने सारे प्रोडक्ट लेके वहाँ पे एग्जिबिट करें, हम वहाँ पे B2B मीटिंग्स करें और हम सेमिनार्स करें। इस वक्त देखिए, हमें भी लग रहा है कि जितने भी बायर हैं, इम्पोर्टर हैं, वो इंडिया में आने को बहुत इच्छुक है। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलते हुए देख रहे हैं, जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है वो आ गई है। चालू कारोबारी साल की पहली छमाही के मुकाबले दूसरी छमाही बेहतर हो सकती है, लेकिन अभी भी चिंताएं बरकरार है। नवंबर की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पर डिटेल के साथ अब जुड़ गए हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स हैं इस रिपोर्ट के? इस रिपोर्ट में दोनों बातें हैं। एक, बहुत सारी आशाएं दिख रही हैं, थोड़ी बहुत निराशा दिख रही है। तो आशा से शुरुआत करना चाहूँगा कि H1 यानी पहली छमाही में जो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी GDP में, अर्थव्यवस्था की रफ्तार में, तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि पहली छमाही से ज़्यादा बेहतर होगा दूसरी छमाही, यानी H2 जो होगा ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरह से MSP बढ़ाया गया है, खेती का उत्पादन बढ़ेगा, स्टील जैसे सेक्टर जो है, सीमेंट जैसे सेक्टर है, वहाँ पे फिर से वापस से कैपेसिटी वहाँ पे जुड़ना शुरू होगा, वहाँ से उत्पादन बढ़ना शुरू होगा। तो दूसरी छमाही ज़्यादा बेहतर रहने की यहाँ पे उम्मीद है। दूसरी बात जो थोड़ी सी निराशा वाली बात यह है कि आने वाले सालों में, यानी कहें कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगले साल में कुछ जोखिम भी है। जोखिम, सबसे ज़्यादा जोखिम है अंतर्राष्ट्रीय वजहों से। अंतर्राष्ट्रीय वजहों से जोखिम इतना ज़्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। और दूसरी बात, एक और बात कही गई है कि अर्बन कंजम्पशन, शहरी इलाकों में लोग कम खर्च करते हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कॉरपोरेट की हायरिंग और कंपनसेशन पॉलिसी जिम्मेदार है। मतलब सीधे मोटी भाषा में कहें तो कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से जो सैलरी दी जाती है, इंक्रीमेंट किया जाता है, जो नई नौकरियां दी जाती हैं, उसमें जो गिरावट आई है, ये एक बड़ी वजह है आपको अर्बन कंजम्पशन, शहरी इलाकों में लोग खर्च कम कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि रिजर्व बैंक की पॉलिसी फरवरी में आनी है, उससे पहले इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि यूएस के पॉलिसी रेट का जो पाथ है उसको आप ध्यान दीजिए, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोर होते रुपए पर ध्यान दीजिए। और ये जाहिर तौर पे सभी इमर्जिंग मार्केट, जिसमें भारत भी शामिल है, उनके जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर है, उनको दोबारा से गहराई से इस बात पर सोचने को मजबूर कर रहा है कि आपका पॉलिसी पाथ क्या होना चाहिए। तो एक तरह से इशारा कर रहा है कि शायद अब आने वाले दिनों में आपको पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ब्याज दर में कटौती करनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो नवंबर के महीने की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो जारी की गई वित्त मंत्रालय की तरफ से, उसमें कही गई है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट और एनालिसिस के लिए।
चलिए यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम और बड़ी खबरें आपके लिए। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी प्रशासन ने अभी से इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में अमेरिका गए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने व्हाइट हाउस के ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट ली है और साथ में वो व्हाइट हाउस के अंदर यानी कैपिटल हिल्स में भी गए, जहां पर उन्होंने देखा कि तैयारियां कैसी हैं। तो हम आपको ये दिखाते हैं कि कैपिटल हिल्स में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, मैं इस वक्त व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप प्रेसिडेंट्स का घर देख रहे हैं, जिसको हम व्हाइट हाउस के नाम से जाने जाते हैं। यहां पर आप देखिए कि तैयारियां शुरू हो गई है। 20 जनवरी 2025 को यहां पर राष्ट्रपति पद की शपथ होगी और जो कांग्रेस हाउस है वहां से लेकर परेड यहां तक आएगी और एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा। यहाँ आसपास ग्राउंड में काफ़ी तैयारियां जोरों पर चल रही है, साथ ही साथ क्रिसमस भी आ रही है। तो आप दूर देख सकते हैं कि क्रिसमस ट्री भी वहां पर लगाया गया है प्रेसिडेंट हाउस में। जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तब वो वहां सीढ़ी से ऊपर जाकर उनको स्वागत किया जाता है। तो यहाँ तक सारी चीजें हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ से आगे जाने अलाउ नहीं है। पहले जो बड़ा बैरिकेड था वहां तक लोग जा सकते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनको बंद कर दिया गया है। कई सारे देशों को यहाँ से नियंत्रित किया जाता है, वो वही जगह है। और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप है वो आएंगे, तब फिर से कई सारी जो उम्मीदें हैं, खासकर भारत को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। दोनों देशों के बीच संबंध है वो काफ़ी गहरे होने की संभावना है। तो एक लिहाज से हम जरूर कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए विन विन सिचुएशन बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते भी काफ़ी बेहतर है। तो इंतजार है बस 20 जनवरी 2025 का। केतन जोशी, ये तो केतन ने दिखाया आपको बाहर का नज़ारा। अब इसी व्हाइट हाउस के अंदर यानी कैपिटल हिल्स में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने अंदर जाकर भी जायजा लिया। इस वक्त मैं वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस हाउस पर खड़ा हूं, जहां से पूरे अमेरिका का जितना भी संविधान है, जितने भी बड़े फैसले हैं वो लिए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहां जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे तब यहां से गुजरेंगे और एक पूरा सेरेमनी होगा जो सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं। न केवल इतना, लेकिन यहाँ से व्हाइट हाउस तक एक परेड भी होती है। मुख्य कार्यक्रम इस कांग्रेस हाउस में होगा और जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो हेलीकॉप्टर से यहाँ से विदा होंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप है उनकी विक्ट्री स्पीच भी देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि तैयारियाँ जोरों से चल रही है और सिर्फ भारत के लिए नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजन है वो काफ़ी उसके ऊपर सबकी निगाहें रहने वाली है। खासकर भारत है वो उम्मीद करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे मित्र हैं। तो दोनों देश है वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ सकते हैं और जो फैसले लेंगे उनसे दोनों देशों को काफ़ी फ़ायदा होने की जानकार उम्मीद रख रहे हैं। तो 20 जनवरी को ये बड़ा कार्यक्रम अमेरिका में होगा, उसकी क्या तैयारियां बताते हुए केतन जोशी। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। आर्ट एंड कल्चर, बहादुरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट जैसे कैटेगरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरस्कार देते वक्त बच्चों को बधाइयां दी और कहा कि बच्चों में असीम क्षमताएं और अतुलनीय गुण हैं जो देश के अन्य सभी बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। बच्चों में देश प्रेम की भावना के असाधारण से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होता है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्रहित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी पुरस्कार विजेताओं को एक समान सराहना करना चाहती हूँ। बच्चों की प्रतिभा को अवसर देना तथा उसका सम्मान करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पर काम करें तो उसमें हम दुनिया में बेस्ट हो सकते हैं। अगर स्पेस सेक्टर में काम करें तो दुनिया में बेस्ट हों। बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। भारत के बच्चे, भारत के युवा क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। क्या आपके मोबाइल का मॉडल तय करता है कि आप जो कैब मंगा रहे हैं उसका किराया कितना होगा? क्या कैब एग्रीगेटर कंपनियां एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स से अलग अलग किराया लेती हैं? हमने इसका एक रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। आप भी देखिए। आपकी टैक्सी का किराया क्या होगा ये हो सकता है इस बात पर निर्भर करे कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हैं तो हो सकता है किराया कुछ और हो और आईफोन का किराया कुछ और। आमतौर पे इस डिजिटल चालाकी को डार्क पैटर्न कहते हैं। पिछले कुछ दिनों में ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर पर डार्क पैटर्न का आरोप सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों ने लगाया है। हमने इस आरोप का रियलिटी चेक करने की सोची। मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एक आईफोन है। मैंने एक ही समय में एक ही जगह से एक ही डेस्टिनेशन के लिए कैब बुक की, लेकिन अलग अलग फ़ोन से। जब हमने ओला ऐप से नोएडा सेक्टर 98 से नेशनल मीडिया सेंटर के लिए कैब बुक की तो नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले आए। एंड्रॉयड फ़ोन पर मिनी कैब का जो किराया 350 रुपये दिखा, आईफोन पर वही किराया 357 रुपये दिखा। खास बात यह है कि अलग अलग कैटेगरी के कैब्स में ये अंतर कंसिस्टेंट था, यानी कि 7 रुपये का अंतर। ये एक साफ पैटर्न दिख रहा था, लेकिन ये एक संयोग भी हो सकता है, इसलिए हमने एक बार फिर से कैब बुक किया। इस बार डेस्टिनेशन ताजमहल होटल था। मिनी के लिए किराया एंड्रॉयड पर 354 रुपया और आईफोन पर 362 रुपया। यहाँ भी अक्रॉस द सेगमेंट एक अंतर का एक जो पैटर्न है वो साफ दिख रहा था। लेकिन क्या ये पैटर्न सिर्फ ओला में है? कैब एग्रीगेटर उबर पर भी हमने रियलिटी चेक किया। नतीजा इस बार थोड़ा उल्टा था। आईफोन पर जेपी अमन का किराया 203 रुपया था, हालांकि कूपन के बाद ये 162 रुपया हो गया था। लेकिन जब हमने एंड्रॉयड पर यही किराया देखा तो 209 रुपया था। बार बार बुक करने पर भी किराए का ये अंतर का जो पैटर्न था वो साफ दिख रहा था। हालांकि कई लोगों ने उबर पर भी आईफोन यूजर्स से ज़्यादा चार्ज करने का आरोप लगाया है। हो सकता है किसी दिन किसी और डेस्टिनेशन पर पैटर्न कुछ और हो, लेकिन हमें अलग अलग फ़ोन से अलग अलग पैटर्न तो साफ दिखा। तो अगर आपके पास 2 फ़ोन हैं और आप कहीं जाना चाहते हैं, कैब बुक करना चाहते हैं, तो दोनों फ़ोन का किराया देख लें। जहां सस्ती डील हो वहीं से बुक करें। चलिए इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। फिलहाल के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।